हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग यानी कि जीआई ट्रैक के बारे में। तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी थर्ड बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर और यहाँ पर हमारी जो है यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो देखो यूनिट फर्स्ट में हमारे दो चैप्टर थे। पहला हमारा था रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अंदर के जो हमारे सब चैप्टर थे 5 थे, इनको भी हम डिटेल्स में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हो जाके आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम आज के सेकंड चैप्टर के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में। तो जैसे हमने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा था, उसी तरह आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि हमारा जो जीआई ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसमें क्या क्या कमी आ सकती हैं। उसके बाद जितने भी हमारे इसके अंदर के ये सब चैप्टर यानी कि ड्रग्स हैं, इनके बारे में हम छोटा सा ब्रीफ इंट्रो जानेंगे कि एक्चुअल में ये होती क्या है, और नेक्स्ट वीडियो से हम जो है डिटेल्स में इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आपका एंटी अल्सर वाला एजेंट्स वाला लगभग तैयार ही है, तो ये बहुत जल्दी आपको इसके नेक्स्ट बाद ही जो है वो वाली वीडियो मिल जाएगी। और आप लोगों को पता ही है अभी प्रॉब्लम वगैरह चल ही रही है, ख़त्म नहीं हुई पूरी तरह से, तो बैक टू फॉर्म आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपको बताया गैप के बाद में। तो बस यही है, आपको अब ट्राई करेंगे रेगुलर सारा कुछ मिलता रहे जल्दी जल्दी। तो अब समझते हैं हम अपने इस जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपको डायग्राम दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह का ये दिख रहा होगा, और अगर आपको याद आए तो ये कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपको एक तरह से लग रहा होगा। तो वैसे ये जब कंप्लीट हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मिलाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। लेकिन अगर सिर्फ इतने पार्ट को देखें जो मेनली हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, अगर आप इस नाम से समझो तो गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, यानी कि आप इस चीज़ को यहाँ पर मिक्स मिला सकते हो। और जो इंटेस्टाइनल वर्ड से आप समझ सकते हो, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, जैसे हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये वाला जो बेसिकली हमारा पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पूरा पार्ट है, ये हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहलाता है। वैसे तो इंक्लूड पूरा ही होता है, लेकिन मेन जो हमारा है वो हमारा ये है। अब ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें बेसिकली हमको करना क्या है कि जितना हमारा ये पार्ट है ना, इस पार्ट में हमें कोई ना कोई जो होगी बीमारी, और उससे हम कैसे ठीक हों और उसके लिए हमें कौन सी दवाओं का यूज़ करना है, उसी के बारे में हमको जो है इन सभी चैप्टर को धीरे धीरे, मतलब ये सारे हमारे जो है इसी से कनेक्टेड होंगे। तो अब अगर हम मेन काम समझे, यानी कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम इस पूरे सिस्टम का क्या है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या करता है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, सिंपल सी बात है। बाकी इसका मेन काम क्या है, कंज्यूमिंग, यानी कि खाना खाने का। यानी कि ये जो हमारा सिस्टम है, इसका हमारा मेन काम क्या है, कंज्यूम करना फूड को। अब फूड जब कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद इसका दूसरा काम यहाँ पर आता है डाइजेस्ट करना, यानी कि जो खाना हमने खाया उस खाने को पचाने का काम कौन करता है, हमारा ये करता है। अब वो हमारा स्टमक के द्वारा होता है, इंटेस्टाइन के द्वारा होता है, जिसको हम आगे समझेंगे अपने। तो दो काम इसके आप समझ गए क्या होता है, मेन काम कंज्यूमिंग करना, दूसरा हमारा होता है इसका डाइजेस्ट करना। अब थर्ड इसका जो इंपॉर्टेंट काम निकल के आता है वो होता है एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशेंट इनटू द ब्लड। अब जैसे कोई भी हमने खाना खाया, तो वो हमने जब खाया, कंज्यूम किया, उसके बाद डाइजेस्ट किया, यानी कि उसको हमने तोड़ मरोड़ के उसके अंदर को पचाया, तो उसके अंदर से कुछ हमारे न्यूट्रिशेंट यानी कि जो एनर्जी है, पावर है, जिससे हमारी बॉडी चलती है, वो रिलीज होंगे। अब उसको क्या करते हैं, ये जो हमारी इंटेस्टाइन है, ये क्या करेगी, उस चीज़ को हमारे ब्लड में पहुंचाने का काम करेगी। तो वो चीज़ हमारे ब्लड में जब पहुंच रही है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम भी हमारे जो है इसी जीआई ट्रैक के द्वारा होगा। और एट लास्ट में क्या होता है, एक्सपेलिंग बैक, यानी कि अब यहाँ जो हमारा खाना पीना था, जो भी चीज़ थी, उसमें से जब हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल दी, उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है उसको इसके द्वारा, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से इस रेक्टम एनल के द्वारा बाहर निकालने का काम है, वो भी हमारा कौन करता है, यही जीआई ट्रैक करता है। यानी कि अगर मोटा मोटा समझे तो क्या हम समझे कि इस जीआई ट्रैक का पूरा काम क्या है, कि जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं या जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, इवन कोई मिठाई हो गई या कोई दवा भी हो गई, उन सबको क्या करता है, ये सबसे पहले हमारा कंज्यूम यानी कि खाने का काम किया, उसके बाद उसको तोड़ेगा मरोड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा। अब डाइजेस्ट का मतलब होता है उसको पचाना और उसके अंदर से चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बाहर निकालना। तो वो हमारा हो गया डाइजेस्ट। जब उसको डाइजेस्ट कर देगा तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली उनको यहाँ से ब्लड के अंदर भेजेगा, और जो वेस्ट मटेरियल उसको इस बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ये मेन काम हमारा होता है इस पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आती है कि आखिर ये काम कैसे करता है। भाई ये तो सिंपल हो गया कि हमने खाया, तो भाई खाना हम खा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे पचाने के लिए हमें, आपको पता होगा, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी यहाँ पे एक एसिड होता है HCl। तो वो कब रिलीज होगा, कैसे रिलीज होगा, ये बहुत सारे फंडे होते हैं ना। तो इन सबको जो कंट्रोल करने का काम करता है ना, वो हमारा करता है एक्चुअल में CNS, यानी कि जो हमारे हार्मोन्स हो गए या जो भी चीज़ें हो गई, वो एक तरह से हमारे इसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब कैसे करता है, तो लेट करो एग्जाम्पल कि आपने माउथ में कोई भी खाना पीना खाया, तो आपको पता होगा यहाँ पर हमारा एक सैलाइवरी
ग्लैंड होता है जो सैलाइवा को रिलीज करता है। तो जैसे ही हम माउथ में कोई भी खाना वगैरह खाते हैं और उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, तुरंत हमारे यहाँ पर एक मैसेज जाएगा, सेंस करेगा कि यहाँ भाई फूड आ गया, तो तुरंत हमारा क्या होगा, यहाँ से सैलाइवा रिलीज होगा। अब सैलाइवा रिलीज होगा तो वो उस खाने के साथ मिक्स होकर उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करेगा, गीला करेगा, जिससे जब वो खाना हमारा नीचे जाए तो इसको हमारा कोई भी खरोंचे ना, यानी कि आपको पता है अगर कोई सूखी चीज़ होगी तो वो हमारे इसको डैमेज कर सकती है। तो जब हम कोई भी खाना आएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, सैलाइवा थोड़ा लिक्विड टाइप है, तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा मॉइस्चर कर देगा, जैसे वो इजीली क्या होता है, यहाँ से अंदर हमारा नीचे पेट तक पहुँच जाएगा। और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो कोई भी फूड पार्टिकल्स है वो अपने आप टूटेगा नहीं, पूरा खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टमक में हमारा कौन होता है, एसिड, वो इसको तोड़ेगा। तो ये एसिड कब रिलीज होगा, जब हमारा खाना माउथ में होगा तब वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ये पेट में आ जाएगा, जो एसिड हमारा रिलीज होता है वो हमारा और ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा, और तब वो क्या करेगा, हमारे इस खाने को तोड़ने का काम करेगा। तो जो भी चीज़ हमारी हो रही है वो हमारी ऑटोमेटिक, मतलब एक तरह से फिक्स हो गई है हमारे हार्मोन्स के वे में, कि जैसे ही हमने खाना मान लो खाया, माउथ में पहुंचा, हमारा रिलीज हो जाएगा सैलाइवा, जो उसके साथ मिक्स होकर हमारे स्टमक में पहुंचेगा। अब जैसे ही हमारा कोई भी खाना स्टमक में पहुंचेगा, हमारा जो एसिड सिक्रेशन था वो हमारा बढ़ जाएगा, और हमारे एसिड जो है वो बाहर निकलने लगेंगे। और एसिड जब निकलेगा हमारा, तो वो क्या करेगा, इस खाने को डाइजेस्ट करेगा। दूसरी चीज़ हमारी होती है यहाँ पर मोटिलिटी बढ़ जाती है। मोटिलिटी क्या होती है, जैसे यहाँ पर जो मूवमेंट है, आपने देखा होगा, कभी कभी सोचते हैं ना कि भाई हमने कोई खाना खाया और उसके बाद अगर को हम उल्टे भी लटक जाएं, इवन हम उल्टे भी लटक, तब भी हमारा खाना है वो हमारा इसी तरह जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाना हमारा वापस ऊपर चढ़ाए। तो ये हमारे होती है मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब यहाँ से जो मूवमेंट है वो हमारी उसके नीचे की डायरेक्शन में ही होती है। अब चाहे हम उल्टे हो जाएं, चाहे कैसे भी हो जाए, हमारा जो खाना पचेगा वो हमारा नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पर एक मोटिलिटी यानी कि डायरेक्शन हमारा फिक्स है, और मोटिलिटी मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि जो हमारा खाने का मूवमेंट है वो हमारा इस तरह नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमारा फिक्स है। तो वो हमारा वैसे नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही हम कोई खाना पीना खाएंगे, उसकी जो हमारी मूवमेंट है वो हमारी बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे वो हमारे नीचे की तरफ आने लगेगा। तो मोटिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, और बाकी हमारे एंजाइम रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे ये जो खाना पीना है वो हमारा पचना शुरू हो जाता है। अब कौन से एंजाइम, कौन से क्या है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो आप यहाँ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ गए होंगे जीआई ट्रैक क्या है और उसका काम क्या है। अब अगर इसके हम अंदर की चीज़ें देखें, तो यहाँ पर हमारे बेसिकली क्या होता है कि एक हमारा, मतलब अगर हम इसको यहाँ डिवाइड करें, ये आपको दिख जाएगा, तो आप यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक मान सकते हैं। तो इसको हम बोल देंगे अपर पार्ट, और इसको हम बोल देंगे यहाँ पर लोअर पार्ट। तो अब अगर देखा जाए तो जो अपर पार्ट है उसमें हमारी तीन चीज़ें आ जाती हैं। पहला हमारा ये आता है ईसोफेगस, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो पूरा ऊपर तक, ये हमारा ईसोफेगस कहलाएगा, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, यानी कि जो भी खाना खाएंगे वो इसी के द्वारा हमारे स्टमक के अंदर आता है, तो इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। सेकंड हमारा पार्ट आता है स्टमक, यानी कि इसमें दो तीन काम होते हैं। पहला हमारा खाना स्टोर हो जाएगा, दूसरा हमारा खाना यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, जो एसिड हमारा निकलेगा वो यहाँ पर क्या होगा, उसको तोड़ने का काम करेगा। सेकंड हमारा ये हो गया। थर्ड हमारी चीज़ आती है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम हमारा नीचे वाला पार्ट है जो यहाँ पर ये आ रहा है, और ये ड्यूडेनम हमारा क्या करा है, स्टमक को इस स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या करा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये तीन चीज़ें एक तरह से हमारे हो जाएंगे अपर पार्ट में, और जो ड्यूडेनम है वो एक तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा। अब अगर लोअर पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं मेन, एक हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी हमारी यहाँ पर आती है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये दोनों मिलकर ही हमारी क्या करती हैं, बचे हुए खाने को पचाती हैं और वेस्ट को बाहर निकालती हैं। तो ये आपको यहाँ समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हमारी जिसमें होती हैं, जैसे हमारा माउथ हो गया, जिससे हम खाना खा रहे हैं, दांतों से चबा रही हैं, और टंग हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है खाने को माउथ के अंदर। सैलाइवरी ग्लैंड हमारा सैलाइवा को रिलीज करता है। फिर लीवर हमारा मेटाबॉलिज्म करता है हमारे खाने की, और पैनक्रियाज एक एंजाइम को रिलीज करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और गॉल ब्लैडर क्या करता है, हमारे बाइल एसिड को स्टोर करता है, जो हमारा पैनक्रियाज यहाँ पर बनाता है, सॉरी लीवर हमारा जो बनाता है बाइल एसिड, उसको ये गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। और ये लीवर ये आ गया, लीवर हमारा बाइल एसिड को रिलीज करेगा जो इसमें स्टोर होगा। तो बेसिकली आप सारे के सारे फंडे समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं थोड़ा सा मूवमेंट की, आखिर खाना हमारा कैसे होता है। आई नो ये सब चीज़ें आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे पता है मोस्टली लोग उस चीज़ को भूल चुके हैं या आपको याद नहीं होगा, तो थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं, जिससे जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो देखो सिंपल क्या है कि जैसे ही हमने कोई खाना खाया वो हमारा कहाँ गया, माउथ में सलाइवा मिला, फिर वो ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस हमारा क्या करेगा, इससे कनेक्टेड होकर इसको मूवमेंट करके हमारे स्टमक में भेज देता है। अब यहाँ पर समझो क्या होता है स्टमक में काम। स्टमक में जैसे ही जाता है हमारे यहाँ पर गैस्ट्रिक सिक्रीशन होने लगते हैं, यानी कि पेट में हमारी क्या होती हैं, बहुत चीज़ें रिलीज होती है। केवल एसिड नहीं आता, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हमारी और भी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर मेन हमारा इसमें होता है एससीएल, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करेगा। तो वो हमारा एससीएल यहाँ रिलीज होगा। अब जो हमारा खाना होगा एससीएल के साथ मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब उसको एक और क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, क्वेश्चन वगैरह में या जीपैट वगैरह में आ सकता है कि जो खाना, जो भी हमारा फूड होता है जो टूट चुका होता है, अगर उसमें एसिड मिल जाता है एससीएल, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको यहाँ पर हम
नाम बोला जाता है काइम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ये बात आप याद रखना, कहीं आपके काम आएगी। तो वो जो पूरा काइम है वो हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब यहाँ पर तो हमारा हो गया छोटा सा डाइजेशन, लेकिन जो मेन डाइजेशन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब क्या होगा यहाँ पर? तो एक हमारा होता है लीवर, आप लोग जानते हैं, जो मेटाबॉलिज्म करता है और साथ में ये हमारा बाइल एसिड को भी रिलीज करता है। तो ये बाइल एसिड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में इस लीवर के द्वारा यहाँ पर आ जाता है और ये भी अपना डाइजेशन में हेल्प क्रिएट करेगा। सेकंड हमारे यहाँ एक होता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज, एक बात और जानो, पेनक्रियाज इकलौता ऐसा होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। मतलब ये हार्मोन भी रिलीज करता है और ये एंजाइम भी रिलीज करता है। तो एंजाइम, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेगा जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा और वहाँ जाके क्या करेगा? ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। नाम से आपको समझ आ रहा होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती हैं और वहीं पर जाके अपने जो भी चीज़ें हैं उसको वहाँ पर रिलीज करेंगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही हमारा फूड आ जाता है, ये चीज़ें हमारी मिल जाती हैं, उसके बाद वहाँ पर होती है हमारी डाइजेशन बची कुची मैकेनिकल और केमिकल वाली, और उसके बाद जो भी उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं इनटू द ब्लड, वो हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब जो कुछ भी बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली देखा जाए तो सारा कुछ हमारा एब्जॉर्ब हो ही चुका होता है, तो थोड़ा बहुत हमारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी बचा हुआ वाटर हमारा रिमूव हो जाता है यूरिनेशन के थ्रू, और कुछ जो सेमी सॉलिड फीसेस होते हैं जो हमारी रेक्टम और एनल के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो ये हमारा बेसिकली सिंपल सा फंडा यहाँ पर होता है। तो अब अगर एक एक करके देखें तो देखो, माउथ ने सिंपल काम क्या किया? इसने प्रोसेस की, च्यूइंग यानी कि चबाने की, और दूसरा इसने काम किया केमिकल एक्शन दिया हमारे सैलिवरी एंजाइम का, यानी कि जो सैलिवरी ग्लैंड हमारे यहाँ होता है उससे जो सैलिवा रिलीज होगा वो हमारा उस फूड के साथ आएगा और उसको थोड़ा सा मॉइस्चर करेगा और बाकी भी कुछ एक्शन करता है केमिकल, जिससे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो ये हमारा माउथ में काम हो गया। सेकंड हमारा ईसोफेगस, इसने सिंपल क्या किया? हमारे फूड को हमारी थ्रोट से हमारे स्टमक तक पहुंचा दिया, यानी कि यहाँ पर जो हमारा खाना था यहाँ से इसने क्या किया? हमारे स्टमक तक खाने पहुंचाने का सिंपल काम किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट आता है ना, वो आता है हमारा स्टमक वाला, जिसको मुझे आपको समझाना भी है, जो हमारा आगे एंटी अल्सर और बाकी चीज़ों में भी हमारी हेल्प करेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर स्टमक को देखो यहाँ से खाना आ गया, इसके अंदर पहुंच गया। तो स्टमक का अगर देखा जाए तो ये हमारे ईसोफेगस और ड्यूडेनम, इन दोनों के बीच में जुड़ा होता है और बोल सकते हैं कि इन दोनों को ये आपस में कनेक्ट करता है। ये मेन चीज़ हो गई। अब इसका अगर फंक्शन देखें, यानी कि स्टमक का हमारा काम क्या है, तो इसका मेन काम हमारा होता है ब्रेक डाउन का, यानी कि ये जो भी हमारा खाना बड़ा बड़ा जो भी आता है उसको यहाँ पर तोड़ेगा मरोड़ेगा, किसकी मदद से? हमारे एसिड की मदद से। और सेकंड इसका काम होता है डाइजेशन का, जैसे ही हमारे पे टूट जाते हैं उसको वो डाइजेस्ट करेगा, यानी कि पचाने का काम करेगा। उसके अंदर की जो भी चीज़ें होंगी उसको वो रिलीज कराएगा, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा वो वहाँ से क्या होगा? रिलीज होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ये हो गया डाइजेशन वाला यहाँ पे खेल। बाकी यहाँ पर मैंने वो लिख दिया जो मैंने आपको बताया कि कोई भी जो हमारा खाना है जो स्टमक में हमारा पार्शियली डाइजेस्ट हो गया है और उसमें हमारा स्टमक का जो एसिड है यानी कि एचसीएल वगैरह हमारा मिक्स हो गया है, उसको हम काइम बोलते हैं। और ये काइम ही एक्चुअल में वो चीज़ है जो हमारी स्टमक में बनने के बाद डायरेक्टली हमारी स्टमक से कहाँ जाती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, आप इसको देख लेना छोटे में, ठीक है। तो अब हम समझते हैं अपने स्टमक के बारे में। तो स्टमक आपको देखने को कुछ इस तरह का मिलेगा। बाकी स्टमक में हमारे कुछ लेयर होते हैं, जैसे म्यूकोसा हो गया, सब म्यूकोसा हो गया, म्यूकोसलरीज और सेरोजा, ये चीज़ आप जानते होंगे। अब हमारा मेन क्या समझना है कि यहाँ पर एक हमारी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये कंटेन करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड को। अब यहाँ पर सारी कहानी समझो। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसके पास हमारे 3 एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और 1-2 हमारे इसके पास होते हैं, यहाँ पर एक जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है यहाँ पर 3 हमारे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे हमारा हो गया यहाँ गॉबलेट सेल, फिर हमारे यहाँ पर हो गया पेराइटल सेल, और फिर हमारे यहाँ पर हो गया गैस्ट्रिक चीफ सेल। तो जो गॉबलेट सेल है वो हमारा रिलीज करता है म्यूकस को। अब म्यूकस हमारी क्या होती है? तो आपको पता होगा, जैसे ये हमारी जो पूरी जीआई ट्रैक है तो इसके ऊपर एक हमारी यहाँ पर बेसिक नेचर की एक हमारी पूरी की पूरी लेयर बनी हुई होती है, और ये लेयर को ही हम क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। और ये म्यूकस हमारा क्या करता है एक्चुअल में, जैसे कोई भी हमारा एसिड है जो हमारे यहाँ रिलीज हो रहा है तो वो एसिड एक तरह से हमारी इस को जला सकता है। भाई सिंपल सी बात है कि इतना हैवी एसिड है जो खाने को पचा रहा है, अगर यहाँ पर हाथ पे रख दिया जाए तो पूरे हाथ को वो खत्म कर देगा। तो जो ऐसा एसिड है वो हमारे पेट में होने के बावजूद हमको कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा है? इसका सिंपल रीजन हमारा क्या है, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको रिलीज म्यूकस जो हमारा उसको रिलीज कौन करता है? हमारी गॉबलेट सेल रिलीज करती है। और वो म्यूकस हमारी क्या होती है? पूरे इस तरह बाउंड्री पे बनी होती है, और कोई भी जो एसिड होता है वो उस म्यूकस पे जाता है तो हमारी स्किन से डायरेक्टली टच नहीं हो पाता, और जब डायरेक्टली टच नहीं हो पाता तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आप इसको कुछ इस तरह समझो कि मान लो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है जो क्या कर रहा है, किसी को गोली मार रहा है, बंदूक चला रहा है आराम से। अब यहाँ पर अगर वो डायरेक्ट लग जाएगी तो वो भी मर जाएगा बंदा। लेकिन अगर वो यहाँ पर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट या कोई भी अपने सामने एक प्रोटेक्शन, कोई बुलेट प्रूफ ग्लास रख लेता है तो ये जो गोली आएगी वो यहाँ पे लगे वापस लौट जाएगी या गिर जाएगी, मतलब इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सेम फंडा यहाँ पर है कि जो हमारा एसिड है वो इस स्किन यानी कि जो हमारी जीआईटी है उसको नुकसान तब पहुंचाएगी ना जब वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट होगी। उससे वो कनेक्ट ही नहीं हो पाती, बल्कि बीच में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इस बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ ग्लास का काम करती है, और वो इस एसिड को क्या करती है? डायरेक्टली यहाँ से वापस कर देती, मतलब इस अंदर से टच नहीं होने देती। और यही रीजन है कि इतना हैवी एसिड होने के बावजूद, यानी कि एचसीएल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, होने के बावजूद हमारे जो स्किन है अंदर की जो स्टमक वगैरह है वो एकदम सेफ रहती है।
तो ये हमारा है गॉबलेट सेल जो म्यूकस को रिलीज करेगा। बाकी इसमें हमारे कुछ होते हैं पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल हमारे एक्चुअल में एचसीएल को सीक्रेट करते हैं और एचसीएल को बनाने का काम कौन करते हैं? हमारे पैराइटल सेल करते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको एंटी हिस्टामिन वाली जो वीडियो थी वहां पर मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। H2 एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप गैस्ट्रो जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। तो एचसीएल को ये पैराइटल सेल होते हैं वो हमारे बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और एक हमारे होते हैं गैस्ट्रिक चिप सेल। तो ये हमारे क्या करते हैं? पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम को रिलीज करते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों ही चीज़ें एक तरह से हमारा गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, म्यूकस भी कई बार हमारे इसमें गिली जाती है, लेकिन जो मेन हमारे वो कौन है? एचसीएल, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज जो हमारा है, ये जो चीज़ें ये हमारी सारी की सारी गैस्ट्रिक जूस के अंदर कहलाती हैं, ठीक है। एचसीएल हमारा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे हैवी होता है, इसीलिए मेनली जो है लोग इसी को गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसके पास एक एंडोक्राइन सेल भी होते हैं जो हमारे होते हैं जी सेल। तो ये जी सेल हमारे क्या करते हैं? ये हमारे गैस्ट्रिन जो हमारा आपने नाम सुना होगा ना, गैस्ट्रिन, तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ये हमारे ल्यूमन वाले पार्ट में, यानी कि जैसे ये हमारा स्टमक है तो इस वाले पार्ट में हमारे एचसीएल को छोड़ रहे थे, लेकिन जो हमारे ये जी सेल है ये हमारे गैस्ट्रिन को छोड़ेंगे तो ये हमारे यहाँ पर मान लो ब्लड वेसल्स है, तो इस ब्लड के अंदर ये हमारे इसको क्या करेंगे? यहाँ पर रिलीज करते हैं, जो हमारा फर्दर अपना एक्शन दिखाता है, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे क्या क्या होता है। एक हमारे होते हैं म्यूकस, एक हमारा होता है एचसीएल, एक होता है पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, और हमारे यहाँ पर होता है गैस्ट्रिन। तो ये सारी चीज़ों को आप समझ लो, जब हम आने वाली वीडियोस में जब एंटी अल्सर के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। बाकी पैराइटल जो सेल होता है उसके पास एक हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर भी होते हैं जो बेसिकली हमारे एचसीएल को रोकने का काम करते हैं। तो इसके बारे में भी आगे जब आप ड्रग्स पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होगी। बाकी यहाँ पर बात करें तो जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस हमारा रिलीज होता है, वो एक्चुअल में होता क्यों है? तो यहाँ पर है, जब आप कोई भी खाने को मान लो टेस्ट करते हो तो कहते हैं एकदम भूख नहीं लगी, तो भूख लगने का मतलब ही क्या होता है? एपेटाइट बढ़ने का मतलब कि आपके पेट में जो गैस्ट्रिक रिलीज है वो एकदम बढ़ जाता है, एचसीएल रिलीज होगा तो आपको एकदम एहसास होता है कि भाई अब तो बहुत ही भूख लग रही है, रुका नहीं जा रहा। तो जब आप किसी का टेस्ट ले लेते हो या किसी की आप स्मेल सुन लेते हो ना, भाई खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है अब तो रुका ही नहीं जा रहा, या आप किसी को देख लेते हो या आप किसी के बारे में, कई बार होता है लोग सुनकर ही एकदम हो जाते हैं कि भाई चल बहुत दिन से पकौड़े नहीं खाए हैं, तो भाई बस मन आ गया तो आप खा के ही रहोगे। समोसे नहीं खाए हैं, चाउमीन नहीं खाई, टिक्की नहीं खाई, तो एकदम मन कर जाता है गोलगप्पे नहीं है, तो उसी से आपकी ये चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं, एपेटाइट एकदम बढ़ जाता है। तो एक ये रीज़न है कि एपेटाइट जैसी बढ़ जाता है इन चीज़ों से, आप तुरंत वहाँ पे क्या होगा, आपके वहाँ पर गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ जाएगा और आपको भूख लगने लगेगी। इवन आपने अगर खाना खा चुके होंगे तो वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा और आपको भूख लगने लगेगी। सेकंड केस होता है कि जैसे ही आपने कोई भी खाना पीना खाया, आपके पेट में गया, अब जैसे ही आपने खाना खाया तुरंत हमारे मैसेज आएगा कि भाई खाना आ चुका है, तुरंत जो है एचसीएल यहाँ पर एक गैस्ट्रिन हमारे जो एंजाइम जो मैंने आपको यहाँ बताया था हार्मोन, ये हमारे यहाँ पर रिलीज होने लगेगा, साथ में कुछ हमारा एचसीएल भी रिलीज होगा। तो ये सब हमारे यहाँ रिलीज होता है। जैसे ही हमारा गैस्ट्रिन रिलीज होगा ये फर्दर हमारे यहाँ पर क्या करेगा? एचसीएल की सीक्रेशन को बढ़ा देगा। तो इसको हम एलटीएल सर वाले में पढ़ेंगे कि आखिर इसने कैसे हमारी एचसीएल को यहाँ पर बढ़ा दिया। तो जैसे ही हमारा एचसीएल यहाँ बढ़ जाएगा, हमारे यहाँ डाइजेशन जो है बढ़ जाएगी और हमारा जो खाना हमने खाया था वो हमारा पचना शुरू हो जाएगा। तो देखा जाए तो सारा कुछ जो है आपस में कनेक्टेड होता है। तो ये सारे के सारे फंडे हमारे यहाँ पर होते हैं स्टमक में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं थोड़ी थोड़ी बातें अपने ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे 5 चीज़ें दी हैं: एंटी अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फिर एपेटाइट स्टिमुलेंट, सप्रेसेंट, डाइजेस्टेंट, कार्मिनेटिव्स एंड एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक। तो सबके बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रो समझते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो से इनको डिटेल्स में हम कवर करेंगे। तो अगर बात करें एंटी अल्सर के बारे में, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे के पूरे, इसमें एक एंटी एस्थमेटिक इंपॉर्टेंट है और एक हमारा एंटी अल्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंटी अल्सर को हम अगर नाम से समझें तो हमारे सिंपली जो वो ड्रग्स होंगे जो हमारे अल्सर को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। अब अल्सर क्या होता है? तो देखो मैंने आपको सिंपल बताया कि जैसे हमारा एसिड है, आपको पता है हमारे पेट में एसिड होता है और वो हमारे जीआईटी पे अटैक कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर एक क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और साथ में कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो हमारे इस एसिड को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इस तरह हमारा ये थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहता है। लेकिन कई बार केस में क्या होता है कि या तो हमारा एसिड बढ़ जाता है या हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हमारी घट जाती है, और दोनों ही केस में क्या होता है कि एसिड हमारा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और देन वो हमारे इस जीआईटी पे कहीं कहीं क्या कर देता है? अटैक कर देता है। अब लेट करो, यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि जैसे मान लो आप लोगों ने कभी देखा होगा कोई भी हमारा हाथ या कोई भी चीज़ है, कभी कभी क्या होता है? जल जाती है, और जब जल जाता है तो उस जगह क्या होता है? थोड़े से फोड़े से निकल आते हैं, थोड़ा फूल जाती है वो जगह, स्वेलिंग से आ जाती है और अजीब ही दिखने लगती है। तो वहां पर हम उसको बोलते हैं जल जाना, यानी कि क्या हो गया? जल गए। सेम फंडा यहाँ पर होता है कि ये हमारा स्टमक के अंदर होता है एसिड। अब कई केस में क्या होता है कि जैसे हमारी मान लो यहाँ पर ये म्यूकस थी इधर, अब ये म्यूकस कई केस में क्या होगी? हमारी हट गई या फिर यहाँ पर डिक्रीज हो गई या हमारा एसिड कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया। तो उस केस में क्या होगा? एसिड हमारी इस वाली लाइनिंग से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? इस लाइनिंग को जला देगा। अब जैसे ये चीज़ हमारी जल जाएगी तो यहाँ पर हम आपको पता है क्या होगा? थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाएगी और इस तरह हमारे थोड़े से फफोले टाइप हम हिंदी में बोलते हैं वो हमारे यहाँ पड़ जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं?
अल्सर बोलते हैं। और यही अल्सर हमारे एक्चुअल में यहाँ पर हो जाते हैं, स्टमक में हो जाते हैं, कई बार ईसोफेगस में, कई बार ड्यूडेनम में, और कई बार माउथ वगैरह, मुंह वगैरह में भी हो जाता है, आपने देखे होंगे। तो इसका जो सबसे मेन रीजन होता है वो हमारा क्या होता है, गर्मी यानी कि हीट, यानी कि हमारा HCl की वजह से ये मोस्टली हमारे केस में हो जाते हैं। और कई केस में हमारा जब ये डिफेंसिव सिस्टम वो हमारा डाउन हो जाता है। तो इस तरह हमारी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमारी दो चीज़ें होती हैं हमारी पूरी बॉडी में, ऊपर वाले ने इसका इंतजाम किया था। एक हमारे थे अग्रेसिव फैक्टर, एक हमारे थे डिफेंसिव फैक्टर। अग्रेसिव फैक्टर में मोस्टली हमारा एसिड आता है और बाकी के एसिड जो हमारे डाइजेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे HCl हो गया। डिफेंसिव फैक्टर में हमारे आते हैं वो चीज़ें जो हमारे इस GIT को, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसको हमारे इस एसिड से बचाने का काम करते हैं। तो वो हमारे डिफेंसिव फैक्टर में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो यहाँ पर जैसे हमारी गैस्ट्रिक म्यूकस होगी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, म्यूकस हमारी GIT को बचाती है, इस तरह से यहाँ पर लगी होती है लेयर पूरे पे। और सेकंड हमारा होता है बाइकार्बोनेट। तो ये कुछ हमारे आयंस होते हैं ब्लड के अंदर, वो या इसके अंदर वो क्या करते हैं, वो इस एसिड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्योंकि बाइकार्बोनेट हमारा बेसिक नेचर का है कि हमारा एसिड नेचर का, तो इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करेगा जिससे एसिड अपना असर कम दिखाए। तो इस तरह ये हमारे पूरा का पूरा बैलेंसिंग में चलता रहता है। तो अगर ये बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है किसी भी केस में, तो दोनों ही तरह से हमारा नुकसान आ जाता है। जैसे मान लो अल्सर हमारे कब होते हैं, जब जो हमारा अग्रेसिव नेचर है, यानी कि जो अग्रेसिव वाले हमारे हैं वो हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं या हमारे बढ़ जाते हैं। तो मान लो HCl हमारा बढ़ गया तो क्या करेगा, HCl हमारा जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो इस GI ट्रैक्ट के इस म्यूकस को खत्म कर देगा, GI पे हमला करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे अल्सर एक तरह से कॉज हो जाएंगे। सेकंड केस यहाँ पर आता है, या तो डिफेंस हमारा वीक हो जाए। अगर ये हमारा कमजोर हो गया तो भाई कमजोर हो गया, ये तो हमारा उतना ही स्ट्रांग है, तो ये हमारे इस पे आगे हमला कर देगा और यहाँ पूरा खत्म हो जाएगा और अल्सर हमारे कॉज हो जाएंगे। इस तरह केस आता है। अब लोगों के मन में डाउट आता होगा क्वेश्चन कि सर अगर ऐसा है तो भाई ऊपर वाले ने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि अग्रेसिव को थोड़ा सा कम ही बनाते और डिफेंसिव को ज़्यादा बनाते जिससे नुकसान ना हो। तो इसका भी नुकसान ये है कि अगर इन द केस मान लो अग्रेसिव वाला हमारा कम हो जाता है, डिफेंसिव वाला हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो हमको अल्सर तो नहीं होगा, लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि वहाँ पे मान लो डिफेंसिव ज़्यादा हो गया, अग्रेसिव कम हो गया, तो वहाँ डाइजेशन रेट हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो HCl वगैरह ये हमारा खाना पचाने का काम कर रहा है ना, तो अगर ये हमारा कम हो जाता है तो खाना पचेगा नहीं। और सेकंड केस हमारा खाना अगर यहाँ डाइजेस्ट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो वो हमारा नीचे भी नहीं आएगा। तो जो स्टमक हमारा एम्प्टिंग होता है वो हमारा स्लोली होगा, भूख कम लगेगी और बहुत सारे नुकसान होंगे बॉडी में, हमारे न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो ये नुकसान है। इसीलिए बोला जाता है कि हर चीज़ बैलेंस में ही अच्छी होती है। तो यहाँ भी जब तक ये बैलेंस है तब तक सब कुछ ठीक है। अगर बैलेंस बिगड़ा, ये ज़्यादा या ये कम, तो हमारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अब ये बैलेंस बिगड़ता क्यों है, क्या होता है इसके पीछे रीजन, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि एंटी अल्सर एजेंट्स के रूप में देखने को मिलेगी। ठीक है। बाकी इसके कोई ड्रग्स की बात करें तो इसमें जैसे गैस्ट्रिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसको रोकने का काम करते हैं, और अगर पहले से बढ़ा हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। तो ये कुछ हमारे इसके ड्रग्स हो गए, जिसको हम आगे की वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सेकंड हमारे इसमें यहाँ पर आते हैं कॉन्स्टिपेशन आता है और डायरिया आता है। तो कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होता है, आप लोगों ने कब्ज सुनी होगी। तो कब्ज केस में क्या होता है कि जैसे आपको बताया, जो भी हमने चीज़ यहाँ पे खाई तो जो हमारी यहाँ पे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे इधर आगे बढ़ रही है, यहाँ से आगे बढ़ रही है, मतलब पूरा का पूरा फूड हमारा मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो हमारी पूरी की पूरी मूवमेंट है इसको हम बॉवल मूवमेंट बोलते हैं। बॉवल मतलब ये पूरा एरिया इसको बोलते हैं, इसको हम बॉवल मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि धीरे धीरे हमारे मूव करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होता है कि ये जो बॉवल मूवमेंट है ये हमारा टाइम मतलब फ्रीक्वेंट नहीं होता, या तो रुक जाता है या हमारा बहुत स्लोली होता है। तो जब ये हमारा पूरा नहीं होता प्रॉपर, तो यहाँ से जो वेस्टेज मटेरियल है वो हमारा इजीली यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। जब या तो मतलब हफ्ते में 2-3 बारी सिर्फ आती है, लोग कहते हैं भाई हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है, हुई क्या, आप लोगों ने एक ऐड भी देखा होगा, हुई क्या पिंटू हुई क्या, तो वो सब चीज़ हमारी कॉन्स्टिपेशन में आ जाती है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, जैसे किसी ने कुछ खाना मतलब वैसा खा लिया, या कोई दवाई की रिएक्शन कर गई, या कोई बंदा एक्सरसाइज थोड़ा सा कम करता है, फ्रूट फल हरी सब्जियां ये सब चीज़ें कम खाता है, तो इन सब केस में ये कॉन्स्टिपेशन होने के चांस होते हैं। या कई केस में होता है कि स्ट्रेस ज़्यादा हो गया या फिर कोई रूटीन वगैरह बदल जाता है, तो इन सब केस में कॉन्स्टिपेशन होने के चांस होते हैं। अब इन सबको अगर ठीक करेंगे तो वो हमारा ठीक भी हो जाता है। बाकी कुछ इसकी दवाइयाँ हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक को डिटेल्स में देखेंगे। फिर डायरिया की बात करें तो सेम इसका उल्टा होता है, यहाँ पर एकदम रुक जाती है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में होने लगती है, तो ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी होने लगती है। तो इसको हम शॉर्ट में लूज मोशन भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टूल यानी कि वही है वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्टेज पीसेस हैं वो हमारी लूज हो जाती है, पतली भी आती है और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आती हैं। और बैटरी नेचर की तो भाई आपको पता है, यहाँ पर हमारा एक होता है इंस्पेक्टर, जो हमारा क्या करता है यहाँ पर इसको कंट्रोल करता है कि कब यहाँ पे निकालना है, कब रोकना है। तो जब हमारी ये बहुत ज़्यादा लूज हो जाएंगी, बैटरी नेचर की हो जाएंगी, तो ये चीज़ अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाता और लोगों को बार बार जो है वॉशरूम वगैरह जाना पड़ता है। तो ये केस होता है डायरिया वाला। और वॉमिटिंग भी इसमें ऐसा नहीं है केवल लूज मोशन, इसमें वॉमिटिंग भी इंक्लूड है कि कई बार यहाँ से ही खाना हमारा बाहर निकलने लगता है। तो ये चीज़ हमारी होती है डायरिया वाली। तो ये बेसिकली होता है जब
मतलब कुछ गलत खा लें या तो कुछ इन्फेक्टेड खा लें या ज़्यादा खा ले कभी कोई, या ओवर ड्रिंकिंग हो जाए, कोई ज़्यादा पी लेते हैं, या फिर कुछ गंदे वंदे हाथ से खाते हैं, या डाइट वगैरह चेंज हो जाती है, उन सब केस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसको भी कुछ दवाइयों से ठीक कर सकते हैं और इन सबको ठीक करके हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी दवाइयों के बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। थर्ड हमारा इसमें चैप्टर आएगा अपेटाइट स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसेंट के बारे में। तो अपेटाइट बेसिकली हमारी भूख होती है। अब कई लोग में आपने देखा होगा कि किसी को भूख ज़्यादा लग रही है और किसी को भूख कम लग रही है, तो दोनों का ही यहाँ पर इलाज दे दिया। अगर किसी को भूख कम लगती है तो वहाँ पर हम स्टिमुलेंट्स का यूज़ करेंगे जो डाइजेशन को मतलब बढ़ा देंगे। अब सिंपल सी बात है, किसी का डाइजेशन बढ़ जाएगा तो भाई जब खाना यहाँ से जल्दी हमारा निकल जाएगा तो भाई यहाँ पर हमको जब खाली हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सेंस आएगा कि भाई खाना खा, यहाँ पर भूख लगी है, तो यहाँ पर डाइजेशन को हमारे प्रमोट कर देंगे। अगर किसी की भूख ज़्यादा लगती है तो सप्रेस करना है तो उसके डाइजेशन को स्लो कर दिया जाएगा, जिससे जो खाना धीरे धीरे पचेगा तो उस बंदे को धीरे धीरे बाद में मिलेगा। तो इस तरह हमारे एपेटाइट स्टिमुलेंट और सप्रेसेंट अपना काम करते हैं। ड्रग्स के बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में समझेंगे। चौथे हमारे इसमें आते हैं डाइजेस्टेंट। तो इसके बारे में भी मतलब सिंपल देखा जाए तो इनका काम ही यही है कि हमारे फूड के डाइजेशन को ये बढ़ाने का काम करते हैं। अब कार्बोनेटिव्स के बारे में पढ़ें तो कार्बोनेटिव्स जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एकदम पेट भरा भरा सा लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि गैस सी बन गई है, बहुत ही अजीब लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको हम फ्लैटुलेंस बोलते हैं, और उस केस में हम क्या करते हैं, कार्बोनेटिव्स का यूज़ करेंगे। तो पहली बात जैसे ही हम इनको देते हैं, ये एक तो गैस की फॉर्मेशन को रोकेंगे जो पेट वगैरह में बन जाती है, दूसरा हमारे पेट को जल्दी जल्दी खाली करने का काम करेंगे। तो जैसे ही हमारा खाली होगा, आगे बढ़ेगा, हमको थोड़ा सा बेटर फील होगा। तो ये हमारे कार्बोनेटिव्स हैं, इनके बारे में भी डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। बाकी लास्ट में हमारे इसमें आते हैं कुछ एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स के बारे में। तो एमेटिक्स सिंपल देखा जाए तो किसी को जैसे किसी ने कोई मतलब ओवरडोज, किसी ने कुछ ज़्यादा खा लिया, या किसी ने कोई गलत दवा खा ली, या किसी ने कोई पॉइजन जहर वगैरह खा ली, तो उस केस में हम इनका यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली वॉमिटिंग को इंड्यूस करेंगे। मतलब मान लो किसी ने कुछ गलत खा लिया तो भाई अब क्या किया जाए, पेट फाड़ के तो निकालेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एमेटिक्स देंगे जो क्या करेंगे, उल्टी कराएंगे। क्योंकि आपको पता है कि खाना जो यहाँ आता है वो एकदम नहीं पचता, उसको लगभग 30-45 वो खाने खाने पर डिपेंड करता है कौन सा है कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ टाइम लगता है। तो अगर किसी ने मान लो जहर खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो उसको तुरंत ये एमेटिक्स दिए जाएंगे, और जिससे क्या होगा, उसको तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी, और जो भी यहाँ का खाना है वो मोस्टली हमारा बाहर आ जाएगा, जिससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो ये एमेटिक्स हमारे इस तरह काम करते हैं। और एंटी एमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर मान लो किसी के केस में क्या होता है कि ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, कुछ नुकसान खा लिया, तो उस केस में एंटी एमेटिक्स दिए जाएंगे जो वॉमिटिंग को रोकेंगे, नोजिया घबराहट को रोकेंगे। और एक होता है मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ, अब आप लोगों को कमेंट्स में लिख के बताना है कितने लोगों ने मतलब यहाँ तक वीडियो देखी, कितने को पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन सिकनेस, ये क्या होते हैं, इसके बारे में आप कमेंट्स में लिख के बताओ। तो मोशन सिकनेस की वजह से जब वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी हो जाती है तो उस केस में भी हम इनका यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यही था बेसिकली यहाँ पर इंट्रो। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो है इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंटी अल्सर अलग वीडियो में आएगी, बाकी ट्राई करेंगे इन सबको हम कंबाइन करके आपको एक लेंथी वीडियो दे सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको कैसा कुछ क्या लगा सारा कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।